अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज हम नौमौलूद बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि नौमौलूद बच्चे मौन क्यों करते हैं या फरियाद क्यों करते हैं। कुछ बच्चे पैदाइश के बाद कुछ देर के लिए तो एक्टिव रहते हैं, जितनी देर तक उसकी अच्छी तरह से केयर की जा रही होती है तब तक तो वो पिंक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे पिंक नहीं होते पूरी तरह से और नीले रह जाते हैं, और कुछ देर के बाद या नीले ना भी हों या ठंडे रह जाते हैं, या नीले रह जाएँ या नीले भी ना हो, ठंडे भी ना हो, लेकिन उनके दिमाग के ऊपर अगर थोड़ा-सा असर आया हो, तो फिर बच्चे मोर्निंग शुरू कर देते हैं। मोर्निंग किस तरह की कराई होती है? फरियाद होती है एक तरह की। बच्चा हर साँस के साथ उम, 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 इस तरह की आवाज़ पैदा करता है। ये मोर्निंग बहुत सारे बच्चों को होती है, बहुत सारी फैमिलीज़ इसको ऑब्ज़र्व करती हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको सीरियस नहीं लेते और इसको ट्रिवियल साइन समझते हैं, और बच्चे को उस वक़्त लेके आते हैं पीडियाट्रिशियन के पास या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर नर्सरी में उस वक़्त लेके आते हैं जिस वक़्त बच्चा बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो चुका होता है और बिल्कुल दूध वग़ैरह पीना छोड़ चुका होता है, उसका रंग बदल चुका होता है, उसको यरकान हो चुका होता है, उसको पीलापन आ गया होता है, उसकी खून की गर्दिश बिल्कुल रुक गई होती है, उसको ग्लूकोज़ कम हो गया होता है, कैल्शियम कम हो गया होता है। यानी बच्चों में बीमारी के कम्प्लेक्स होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल थोड़ी सी देर में बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। मोन और ग्रंट फिर दो तरह की चीज़ें हैं। मोर्निंग और ग्रंट में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें? जो मोर्निंग है और ग्रंटिंग है वो तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं। मोर्न में बच्चा कर रहा होता है, लेकिन ग्रंटिंग में साथ बच्चा जो है वो ये अपना नाक के नथने जो है ये फुला रहा होता है। वो उम, उम, इस तरह से नाक के नथने साथ उसके फूल रहे होंगे, और ये ग्रंटिंग जो होती है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़्यादा लाउडर होती है, और ये ग्रंटिंग साइन है बेसिकली उसके सीने की तकलीफ का। ऐसे बच्चे का सांस की रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन ऐसे बच्चों में अक्सर क्योंकि साथ दिमाग का मसला भी बना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो। बच्चा नीला होगा, बच्चे की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, और बच्चा जो है या मौन कर रहा होगा या ग्रंट कर रहा होगा। ऐसे बच्चे को अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसका ऑक्सीजन चेक करना होता है, दिल की धड़कन चेक करनी होती है, बच्चे की सर्कुलेशन चेक करनी होती है, बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना होता है कि क्या अच्छा चल रहा है, नहीं अच्छा चल रहा। बच्चे को फीड अगर नहीं ले रहा तो बच्चे का ग्लूकोज़ चेक करके, उसका कैल्शियम चेक करके, उसको ग्लूकोज़ और कैल्शियम की ड्रिप लगानी होती है ताकि बच्चा इस चीज़ से बाहर निकल आए। फिर क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला होता है बर्थ के प्रोसेस के दौरान, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर आया होता है ब्रेन के ऊपर। तो ये प्रेशर जब इस प्रेशर की वजह से दिमाग में सोजिश आ जाती है। इस सोजिश को कम करने के लिए मेडिसिन स्पेशल दी जाती हैं, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे न्यूरोनल एक्टिविटी नॉर्मल आ जाए, न्यूरोनल ट्रांसमिशन वापस आ जाए, बच्चे का सांस रोकना खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे अक्सर सांस भी रोक रहे होते हैं। सांस के मसले में वाले भी, जो ग्रंट कर रहे होते हैं वो भी, और जो मौन कर रहे होते हैं वो भी सांस रोक रहे होते हैं साथ अपने। और इस तरह के बच्चों को अगर जबरदस्ती दूध पिलाया जाए तो फिर इनको एस्पायरेशन निमोनिया हो जाता है। वो दूध मुंह में रहता है क्योंकि बच्चा तो swallow नहीं कर रहा होता, और जबरदस्ती जब मुंह में आप दूध डालते हैं तो वो दूध उसकी सांस की नाली में चला जाता है और बच्चे को उसकी वजह से निमोनिया भी हो जाता है। यानी उसकी कंडीशन मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लोग घर पे ही कोशिश करते रहते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं हैं जो कि एम्पैथिकली पेशेंट को ट्रीट करें। एम्पैथिकली क्या होता है कि आप अपने आप को पेशेंट की जगह पे रख के सोचें कि देखें पेशेंट कितनी तकलीफ से गुज़र रहा है। इसको मैंने कोई रिलीव करना है, इसकी मैंने दाद रसी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं और निज़ाम भी जो है वो ओवर सैचुरेटेड है, और फाइनेंसेस और सपोर्ट इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है बिकॉज़ वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो उसमें फिर लोग कोशिश यही करते हैं कि घरों में किसी तरह से इस अमल को ठीक किया जाए। घरों में इस अगर तो माइल्ड मॉर्निंग है और बच्चे को आप मसाज करते हैं, तो बच्चा एक्टिव हो जाता है, बच्चा अलर्ट हो जाता है, तो फिर तो आपके प्रोबेबली मसाज करने से, बच्चे को सेंसरी थेरेपी करने से, बच्चे को वार्म करने से बच्चा जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप के मसाज करने से, आपके कोशिश करने से, बच्चे को जगाने से अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर ये परेशानी की बात है, फिर आपको लाज़िमन इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बच्चे को होश में लाने के लिए क्या तरीके हैं? बच्चे को होश में लाने के लिए ये तरीके हैं, या तो उसके हाथों की तलियों को इस तरह से आप मसलें, ठीक है? क्योंकि सारे बच्चे को तो आप नंगा नहीं कर सकते, किसी ऑयल की मदद से मसलें, क्योंकि अगर आप रफ़ स्किन को उसके फ्रिक्शन देंगे तो फिर रेडनेस आ जाएगी, उसके ऊपर से जल्द उतरेगी। तो कोई ऑयल लगा के उसको मसाज करें, ठीक है? थोड़ा-सा ज़ोर से मसाज करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइट जेंटल मसाज से बच्चा कभी भी होश में नहीं आएगा। और इसी तरह पाँव की तलियों को अ, हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ें, या पाँव की तलियों को जो है वो अच्छी तरह से अपने दोनों थम्ब्स के ऊपर ऑयल लगा के बच्चे के तलियों के ऊपर लगा के उसको अच्छी तरह से रगड़ें।
फिर बच्चे का ट्रिगर्स, ये तीसरा तरीका ये है कि बच्चे का ट्रिगर्स इसको प्रेस कर दें, इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दें तो बच्चे को जो है वो अनकंफर्टेबल फीलिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इनसाइड आउटसाइड ईयर कैनाल में उसके प्रेशर जो है वो डिफरेंस हो जाती है। तो इसको प्रेस करने से, ट्रिगर्स को प्रेस करके रखेंगे आप थोड़ी देर, तो बच्चा होश में आ जाएगा, अपनी आंखें खोलेगा और रोएगा, और आप कोशिश करेगा कि आप अपना हाथ यहाँ से ये ईयर के ट्रिगर्स से हटा दें। ये जो छोटा सा प्रोजेक्शन होती है ईयर के सामने, इसको ट्रिगर्स कहते हैं हम। फिर थर्डली, आप बच्चे को उठा के उसको फ्रंट और बैक ऐसे रॉक करें, उससे भी बच्चा अपनी आंखें खोल देगा। ये मसाज करें, मसाज सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तलियों का मसाज खसूसन। और उसके बाद फिर ये ईयर ट्रिगर्स, और उसके बाद फिर बच्चे को उठा के फ्रंट एंड बैक रॉक करना। और ऐसे बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। गर्म रखने के लिए आप उसको अपनी लैब में लें, अपनी गोद में लें, उसके बिस्तर के अंदर हाथ डाल के अपने हाथ गर्म करें, उसके बिस्तर के अंदर डाल के उसके हाथों को चेक करें, हाथ उसके गर्म है नहीं है। उसको सॉक्स पहनाएं बच्चे को मल्टीपल लेयर क्लोथ होने चाहिए, उससे बच्चा वार्म रहेगा। बच्चे की उल्टी का ख्याल करें, उल्टी नहीं करनी चाहिए बच्चे को, उसका थोड़ा सा हेड प्रॉप अप होना चाहिए। मोर्निंग और ग्रंटिंग दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो कि बच्चों में आते हैं जब बीमारी होती है दिमाग की या फेफड़ों की। और इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेने से बच्चा जो है वो बगैर शदीद मर्ज के बेहतर हो जाता है। वेयर एज अगर आप घर पे लेके बैठे रहें और बच्चा दूध ना पिए ज़्यादा देर, 12-24 घंटे गुजर जाएं अगर, तो फिर बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है। उस कंडीशन से बच्चे को वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ग्लूकोज एक बच्चे का डाउन हो जाए, तो बड़ों में तो ग्लूकोज डाउन होता है, कोई ऐसा खास मसला नहीं होता। चंद जो पेशेंट्स हैं उनमें कोई झटके या गनूदगी या बेहोशी या कुछ ऐसा होता है। अक्सर पेशेंट्स को जो है वो क्रेविंग होती है खाने की, और वो कुछ खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बच्चों में, जिस बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज जिसका कम हो गया, तो 50% बच्चों के दिमाग को नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ ग्लूकोज लेवल बच्चे का मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। और उसकी ग्रंटिंग और मोर्निंग यानी फरियाद के ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए, और आप इसको लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे। और जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।